नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस शो में हम सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की चर्चा करते हैं। किसी कानून को बदलने की बात हो या कोई नया रूल रेगुलेशन लाना, उसका असर आप पर, आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंपनियों के गड़बड़ झाले की बात या शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बैंकों की बात हो या देश विदेश की इकोनॉमीज की, सभी जटिल मुद्दों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की तर्ज पर सुनिश्चित पेंशन देने के लिए शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है, या यूं कहें तो सुनिश्चित पेंशन वाली यूपीएस स्कीम का जादू नहीं चल रहा। भले ही सरकार ने एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की सुविधा 1 अप्रैल 2025 से शुरू की थी, लेकिन अभी तक यूपीएस को कर्मचारियों की ओर से वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली है जैसी सरकार ने सोची थी। आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। अब बयान के क्या मायने हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे भारत के एक बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स के अकाउंट से हैकर्स ने 380 करोड़ चुरा लिए। हालांकि कंपनी ने कहा कि ग्राहकों का पैसा सेफ है, लेकिन यह हैकिंग कैसे हुई और हैकर्स ने फंड कैसे ट्रांसफर किए, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में निवेश के खतरे क्या है, क्रिप्टो में निवेश करने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सभी मुद्दों को आसान भाषा में सर से समझने की कोशिश करेंगे। अंतिम में चर्चा करेंगे जेएसडब्ल्यू ग्रुप की। जेएसडब्ल्यू ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में एंट्री करने की योजना बना रही है। इसके लिए जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने भारत में अपने ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने की योजना बनाई। क्या है जेएसडब्ल्यू की प्लानिंग, इसके आने से इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में हलचल पैदा होगी या नहीं, जानने की कोशिश करें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दी। इसका नाम रखा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। सरकार ने कहा कि यह स्कीम मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से बेहतर है और कर्मचारियों को फायदा होगा, लेकिन अभी तक यूपीएस को कर्मचारियों की ओर से वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली है जैसी सरकार ने सोची थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार 20 जुलाई 2025 तक केवल 31,555 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नामांकन किया है। यह संख्या एनपीएस सब्सक्राइबर्स का करीब 1%। प्रवीण सर, पेंशन के लिए यूपीएस को क्यों नहीं चुन रहे हैं लोग? नहीं, देखिए, यूपीएस को लेके जो आशंकाएं हैं वो लगातार बनी हुई हैं और वही वजह है कि जिसके चलते जो कर्मचारी हैं उनका बड़ा हिस्सा इससे अभी भी दूर बना हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि अब चूंकि 30 सितंबर की डेडलाइन सरकार ने इसके लिए दी है, एक्सटेंड किया 30 जून के बाद, और लोग अभी भी नहीं आ रहे हैं। आप चाहे रेलवे स्टेशन पे जाइए या फिर आप अखबार उठा के देख लीजिए, सरकार लगातार ऐड और सरकार लगातार प्रचार कर रही है कि यूपीएस किस तरह से बेहतर है, क्यों आपको चुनना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। सरकार अपनी तरफ से अब पूरे फुल थ्रॉटल में इस स्कीम को अडॉप्ट करने के लिए एक तरह से कहें कि परस्यू कर रही है, लोगों को मनाने की कोशिश कर रही है जी। लेकिन अभी भी जिस तरह की आशंकाएं हैं कितनी पेंशन मिलेगी, और एक जो डिमांड है कि पुरानी पेंशन पर ही जाना है, हमको इस तरह की स्कीमें नहीं चाहिए, क्या एनपीएस में ज़्यादा बेहतर चीज़ें मिल रही हैं जो एनपीएस को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ बहुत सारी आशंकाएं ऐसी हैं जो अभी भी हावी बनी हुई हैं और धीरे धीरे अब अगस्त आप समझिए कि आने वाला है और फिर 1 महीना और बचेगा, तो सरकार के सामने अब एक बड़ी चुनौती है कि क्या इस डेडलाइन के आने पर भी लोग अगर बड़ी तादाद में नहीं आए, या मान लीजिए 30,000 अभी आ गए, 30,000 ही और आए और टोटल नंबर 60,000 या 70,000 का बैठता है, तो ये स्कीम को पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ये सरकार की कोशिश नाकाम होती हुई दिखाई देगी। क्या सरकार फिर से इस स्कीम में कुछ ऐसे बदलाव करेगी जो इसको ओपीएस की तरफ ले जाता हुआ दिखाएंगे, ये फिर एक बड़ा सवाल होगा। प्रवीण सर, सरकार ने हाल फिलहाल में यूपीएस कैलकुलेटर को भी लॉन्च किया। कहा कि इससे आपको और सहूलियत हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एनपीएस में आपको कितना पैसा मिलेगा तो यूपीएस में आपको कितना पैसा मिलेगा। इसके बावजूद भी ये जो संख्या है सर, 1% मात्र, मान लीजिए कहा जाए मोटा मोटी अगर 30 लाख तक अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो उनका 1% माना जा रहा है। 31,555 लोगों ने ऑप्ट किया है। वह पुरानी पेंशन योजना को लाने की भी बात कही जा रही है। 2 सवाल है मेरा सर, क्या ये फीजिबल है, इकोनॉमी के लिए वो बेहतर है या नहीं? और दूसरा सवाल जो मैंने आपने पहले पूछा था। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये डिमांड जो है ओपीएस को लेके है, मुझे लगता नहीं कि सरकार ओपीएस को लेकर आने वाली है या ला सकती है,
जिस तरह का, और देखिए हम रिपोर्ट्स के हवाले से ये बात कह रहे हैं जी। एक रिपोर्ट आई भी कोटक बैंक की, जिसमें ये कहा गया कि जो 8वां वेतन आयोग है उसको लाया जाता है तो वो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए तक का खर्चा सरकार के ऊपर जी। बैठेगा। ये आपको, और चाहे जो भी उसके फिटमेंट फैक्टर या जो भी जिस तरह से उसमें सैलरीज बढ़ने के को लेके जो अनुमान जताए जा रहे हैं, जी। उसका बजट सरकार के खजाने पर छोटा नहीं बैठने वाला, लंबा चौड़ा बैठने वाला है। दूसरी चीज़, सरकार ने 12 लाख तक की टैक्स छूट पहले दे दी है। इसका मतलब एक बड़ा चंक, यानी कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए की जो रेवेन्यू शॉर्ट कमिंग है वो सरकार को वहाँ हो रही है। तीसरी चीज़ फिर आ जाती है यूपीएस की। यूपीएस को अगर सरकार ख़त्म करती है तो पहले तो सरकार के लिए एक बड़ा बैकफायर इस बात का होगा कि आप इतने लंबे चौड़े कोशिशें करी, पूरी आपने उसकी तैयारी करी, पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया, पूरे उसके नियम कायदे बनाए, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर तैयार किया होगा, और फिर कोशिश की और 30-35 हज़ार लोग उस पर शिफ्ट भी हो गए। नहीं सर, मैं कई बार सरकारी कर्मचारियों के संगठनों से भी बातचीत होती रहती है, उनसे भी कहता हूं कि 2004 में जब सरकार ने ओपीएस को हटाकर एनपीएस लाया, उस समय भी बहुत गीत गाया गया, कहा गया कि ओपीएस से अच्छा है एनपीएस। उस समय लोगों को ट्रांसफॉर्म कराने के लिए बहुत जद्दोजहद की गई। अब कहा जा रहा है कि अब एनपीएस से शिफ्ट करने के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि अब यूपीएस बहुत बेहतर है, आप आ जाइए, हूबहू चीज़ है, टैक्स इसमें छूट मिलेगा, तमाम तरह की जो फर्दर वैल्यू एडिशन है वो गिनवाया जा रहा है सरकार की तरफ से। कहा जा रहा है कि बहुत ल्यूक्रेटिव है, आइए। तमाम कोशिशें जो हैं लेकिन सरकार की ये वो यूपीएस में कन्वर्ट करने के लिए फेल होती है नजर आ रही है। सरकार असल में इसमें एक मसले में ना फंस गई, जो मुझे लगता है वो फंसना इस तरह से हुआ कि आपको अगर यूपीएस में ही शिफ्ट करना था, सरकार अगर ये चाहती थी कि सब लोग यूपीएस में आ जाएं, तो सरकार को सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस को बंद कर देना था। एग्जैक्टली, ऑप्शन नहीं देना चाहिए। आप इसमें रह ही नहीं सकते, जस्ट लाइक ओपीएस के समय कहा जैसा गया। ओपीएस के समय किया गया कि आपके पास अब सीधा सीधा एक ही ऑप्शन है, यूपीएस में आना। आप अपना फॉर्म फिल कीजिए, जो भी तरीका है उसके तरीके, या सरकार खुद से माइग्रेट कर सकती। सारे जो विभाग हैं उनको चिट्ठी लिखती, उनसे कहा जाता कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो भी कोड हैं, जो भी नंबर हैं, वो सारे के सारे यूपीएस में कन्वर्ट करती जाए, ट्रांसफ़र करती जाए। वो सीधा तरीका होता कि यूपीएस अच्छा है बुरा है, वो बहस ही ख़त्म हो जाती। सरकार एक ले आई, कुछ दिन बहस होती, बाद में मामला खत्म हो जाता, लोग ऑटोमेटिक आ जाते। आपने जब विकल्प दे दिया और सरकार ने ये सोच के दिया कि एक झटके में पूरी की पूरी तादाद जो है वो एनपीएस से यूपीएस में आ जाएगी, सरकार ये कहेगी देखिए हम किस तरह का तगड़ा सिस्टम लेके आए हैं, पेंशन पे सरकार ने जंग जीत ली। लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। लोगों ने जब दिमाग लगाया, लोगों ने जब कैलकुलेशंस किए, और हमारे यहाँ भी हमने आपके साथ ही एक स्पेशल डिकोड करने की कोशिश की थी सर। बिल्कुल, तो उसमें कैलकुलेटर भी लेके आए थे। तो वो जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, लोगों को लग रहा है कि यार यूपीएस से तो अच्छी एनपीएस ही थी, और फिर मांग वही आ जाती कि ना एनपीएस ना यूपीएस, ओनली ओपीएस, और ओनली ओपीएस। तो वो थोड़ा सा मामला सरकार के गले में फंसता हुआ सर, एक और एक गंभीर चर्चा करना चाहेंगे। वित्त मंत्रालय की एक चेतावनी आई है, कहा गया है कि ट्रेड अनसर्टेनिटीज़ को लेकर जो बात कही जाए, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ का आप जिक्र कर लीजिए। कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम आ रहा है, उस वजह से जो इकॉनमी को थोड़ा झटका लग सकता है, बाजार में गिरावट आ सकती है, इकॉनमी में भी हल्की जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। ये सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे सर कि ये रिपोर्ट है क्या, और संसद से लेकर इसको अगर लोकसभा तक भी कहिए, वहाँ तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी। हालांकि यूपीएस पेंशन की हमने जो चर्चा हुई उसको डिकोड किया, लेकिन इकॉनमी पर जो चर्चा है सर, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो बुलेटिन एक ये आया है, इसमें जो बड़ी बात, एक बहुत बड़ी बात का जिक्र इसमें किया गया, और इसी वजह से आज हम इस खबर को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। बड़ी बात यह है कि सरकार ने संभवतः पहली बार ये माना है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें ग्रोथ को झटका लग सकता है। ये मुझे नहीं लगता कि हमने हाल फिलहाल के वक्त में कभी भी देखा। एक ख़राब टाइम जो पिछले साल का था, तब भी सरकार ने इस तरह की बात नहीं की कि ग्रोथ हमारी अटक सकती है। सरकार लगातार कहती रही कि हम अच्छे ग्रोथ पे और ब्राइट स्पॉट हैं, और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, थर्ड नंबर पे अमंग मेजर इकॉनमीज। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि जो हालात हैं उसमें टैरिफ हो गया, उसमें आपका प्राइवेट केपेक्स का ना बढ़ना। सर कुछ पॉइंट है, मैं आपको एक एक करके मैं बोल रहा हूँ, उसको आप डिकोड कीजिएगा। पहला कहा जा रहा है कि सुस्त वैश्विक मांग, यानी जो ग्लोबल जो डिमांड है
वो सुस्त रह सकती है। दूसरा कहा गया कि अमेरिकी इकॉनमी वहाँ की जो है वो सिकुड़ती हुई नज़र आ रही है, यानी जिस तरह से हम लोग लगातार मनी सेंट्रल में भी हम लोग चर्चा करते रहे 0.2% के आसपास आ चुकी है। टैरिफ को लेकर कहा गया कि अनसर्टेनिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कमज़ोर जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। इसके अलावा वो चाइनीज़ रेयर अर्थ मेटल और मैग्नेट्स वाला भी मामला, इसके पहले अगर आप एक चैप्टर पीछे जाएंगे सर तो सेमीकंडक्टर वाला मामला, इन तमाम मुद्दों को जोड़ कर देख रही है वित्त मंत्रालय और कह रही है कि ये तमाम फैक्टर्स हैं जो हमारी इकॉनमी को थोड़ा सा धक्का दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, टैरिफ की अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी इस पूरे माहौल में बनी हुई है। और उसमें एक बड़ी चीज़ जो इस चीज़ को जो जितने जो फैक्टर आपने गिनाए उसके साथ एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि अब तक अगर सरकार ग्रोथ को लेके कुछ नहीं कह रही थी या ये माना जा रहा था कि ग्रोथ अच्छी रहेगी, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि ये लग रहा था कि अमेरिका के साथ एक अच्छी डील टैरिफ को लेके हो जाएगी सर। लेकिन इतने दिन गुजरने के बावजूद आप समझिए कि जनवरी फरवरी से सब पूरा ये कहानी शुरू हुई है टैरिफ को लेके खास तौर पे, और फिर अप्रैल आया और उसके बाद अब अगस्त आ गई, और बिल्कुल कई बार ऐसा लगा कि भारत और अमेरिका ने एक ट्रेड डील क्लिंच कर ली है, उसको डील को क्रैक कर लिया, हो जाएगी डील, लेकिन वो डील अभी तक हो नहीं पाई। अब जो सबसे ताज़ी अपडेट है और जिसको हमने डिस्कस भी किया वो ये था कि 15 अगस्त या उसके बाद जो है अमेरिका की एक टीम आ सकती है, फिर चर्चा की जाएगी, नए सिरे से फिर सारी बातचीत होगी। एग्री प्रोडक्ट्स को लेके है, जीएम क्रॉप्स को लेके है, मेज़ यानी मक्के को लेके है, फिर बाकी के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका एक्सेस अमेरिका चाहता और भारत देना नहीं चाहता अपने हितों को देखते हुए। बार बार जो पीयूष गोयल हैं या सरकार की तरफ से इस तरह के बयान अब आते हैं जिनमें कहा गया है कि हम नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखेंगे, हमें हड़बड़ी में कोई डील नहीं करनी। उससे पहले कहा जा रहा था कि अक्टूबर नवंबर तक एक मेगा डील, मदर ऑफ ऑल डील्स, ऐसा तो वो एक दौर था अप्रैल तक का, मार्च अप्रैल तक का, जब सरकार बड़ी ऑप्टिमिस्ट थी इस बात को लेके कि अमेरिका के साथ जिस तरह के रिलेशंस भारत के रहे हैं उसमें एक सबसे बेहतर और सबसे अच्छी डील और सबसे जल्दी डील भारत करेगा जी। वो पूरा का पूरा जो एक जो वो था, एक राय थी, एक जो सोच थी, वो अब थोड़ी सी टूटती दिख रही है। और उसका इम्पैक्ट क्या सरकार खुद इस बात को मान रही है कि ये जो इम्पैक्ट होगा ये हमारी ग्रोथ के पे थोड़ा हैम्पर कर सकता है ग्रोथ को। तो ये मुझे इसमें जो टैरिफ की अनसर्टेनिटी को बात कही गई है, दरअसल उसमें इस बात को छुपाने की कोशिश की गई है कि अमेरिका के साथ डील को लेकर ज़्यादा बड़ी अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है जी। लेकिन एक इसमें गुड न्यूज़ ये भी है सर कि कहा जा रहा है कि जहाँ तक फाइनेंशियल ईयर 2026 का बात है वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है स्थिर दिख रही है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है या नहीं, इसको कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल अर्थव्यवस्था देखिए रेजिलियंस इकोनॉमी शो कर रही है। नहीं सर, माफ़ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ। आरबीआई की कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी प्रवीण सर, जिसको हम लोगों ने मनी सेंट्रल में चर्चा भी किया है। कहा गया कि इकॉनमी देखिए 6.5% की दर से बढ़ रही, रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखिए 2% से नीचे है। आरबीआई के जो कदम है आप वो देखिए, 100 बेसिस पॉइंट का जो रेपो रेट है उसमें कट किया गया, और जिस तरह से नहीं मतलब पूरे कैलेंडर ईयर में अगर आप देखें तो रेपो रेट में जो है 100 बीपीएस का कट किया गया, सीआरआर में 100 बीपीएस का कट किया गया। आगे भी कहा जा रहा है कि जो अगस्त में मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी उसमें भी 0.25% की कटौती होगी। आप जो सारी चीज़ें बता रहे हैं उसके साथ आप हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया था, रघुराम राजन की एक आप वार्निंग को याद कीजिए जो बहुत जल्दी हाल में ही उन्होंने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि भले आरबीआई ने 100 बीपीएस का रेट कट किया है और 100, बिल्कुल ये एक जादू की छड़ी नहीं है जो इकोनॉमी को एकदम रिवाइव कर देगी या एकदम टर्न अराउंड कर देगी, रॉकेट की तरह से इकोनॉमी भागने लगेगी। उसके लिए आपको कुछ दूसरी चीज़ें करनी होंगी, कंपिटिटिव एनवायरनमेंट तैयार करना होगा कंपनियों के लिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना होगा। ये डॉक्टर रघुराम राजन की जो एक कहें कि हम वार्निंग थी, चेतावनी थी या जो उनकी सलाह थी, ये चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। आरबीआई का रेट कट और बाकी की चीज़ों के बावजूद आप चाहे, फिर वही बात आ जाती है कि चाहे आप कार सेल्स के नंबर देख लीजिए या बाकी नंबर देख लीजिए, चीज़ों में जो कंजम्पशन जो है उसमें भी स्थिरता है, स्टैग्नेंट है, और बाकी की चीज़ें भी अभी एक तरह से स्टैग्नेंट नज़र आती हैं। और अब जैसे जैसे आप समझिए कि अगर टैरिफ लागू होते हैं या भारत और अमेरिका के बीच में किस तरह के टैरिफ को लेकर डील बनती है, उसका असर फिर आगे नज़र आ सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर की अगर आप बात करें, भले रेट कट हो गए लेकिन अभी
किसी तरह का एक जो संकेत आ रहे हैं उस हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि एक तेज उछाल वहां पे भी दिखाई दे रहा है। जी, एक लास्ट सवाल सर, कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ब्रिटेन, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम के बाद अब यूरोप से भी डील कर ली। भारत का नंबर कब आएगा सर? ये हमारे व्यूअर्स का भी सवाल है जिसको मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। उस बात को तो मैं अभी तक बता ही रहा था जी, कि तो अगस्त के मंथ जो मध्य की बात हो रही है सर, तो उसमें क्या अमली जामा पहना उसमें अमली जामा तो मुझे नहीं लगता कि साइन हो जाएंगे, क्योंकि साइन जब होंगे हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के बीच में की मौजूदगी में उस पर साइन हो, या कुछ एक हाई प्रोफाइल इवेंट होगा जिसमें उस पर दस्तखत होंगे उस डील पे। ओके। लेकिन उसकी तैयारियां चल रही हैं। अब उसमें ये टीम आएगी, फिर डिस्कशन होगा कि भारत कितना अपने एग्री या डेयरी सेक्टर को या दूसरे कुछ Compromise करने सेक्टर्स को खोलने के लिए तैयार है। अमेरिका कहाँ कहाँ पे रियायत देने को तैयार है, और मुझे लग रहा है अभी वो चीज़ें सुलझ नहीं पाई हैं। ओके। और भारत अभी बहुत ज़्यादा अब रियायत देने के मूड में नज़र भी नहीं आ रहा। हड़बड़ी में भी नहीं है। बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं है, मतलब रियायत देने के ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा आप तैयार नहीं हो। अब भारत ये कह रहा है कि आराम से बात कर लेते, अब जो होगा देखा जाएगा। उस टाइप का 26% का टैरिफ ही तो लगना है। एग्जैक्टली। 26% का टैरिफ तो इंडिया पे रेसिप्रोकल लगेगा। एग्जैक्टली। तो हो सकता है हम सरकार surplus धीरे में हैं धीरे सर। मन बना रही हो कि ठीक है चलो देखते हैं ये टैरिफ लगने के बाद, रेसिप्रोकल टैरिफ लगने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखते हैं, उसके बाद डील करा जाएगा। क्यों हम पहले ही अपना, और उसमें एक और बड़ी चीज़ है, जो भारत की यूके के साथ एक बड़ी डील हुई है वो वाकई एक बड़ी डील है। ओके। जो भारत और यूके की जो एफटी हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, वो अब तक का सबसे बड़ा किसी भी देश के साथ किया गया भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कहा जा रहा था सर कि काफी सालों से इस पर चर्चा हो रही थी। 90% जो भारत के प्रोडक्ट्स हैं वो यूके में 0% ड्यूटी पे जाएंगे। उसको लेकर मैंने स्टोरी भी की थी सर कि लग्जरी कारों की कीमत जो है वो भारत में जो यूके का सामान है, चाहे लग्जरी कारें हैं चाहे स्कॉच विस्की है, उसकी जो कीमतें हैं उनमें गिरावट आने वाली है। तो उस डील को अगर आप रखेंगे तो फिर भारत हो सकता है इस बात के लिए प्रिपेयर हो रहा हो कि एक बार देख लेते हैं कि कितना बन सकता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्वाइन DCX पर बड़ा साइबर अटैक हुआ था, जिसमें 44.2 मिलियन डॉलर यानी कहें तो 378 करोड़ रुपए की चोरी की गई। इसे लेकर क्वाइन DCX ने सोशल मीडिया पर साफ कहा कि ग्राहकों के पैसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये नुकसान सिर्फ इंटरनल ऑपरेशन अकाउंट तक ही सीमित है। प्रवीण सर, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मई 2024 में जापान के DMM बिटकॉइन पर साइबर अटैक हुआ था। इसमें कहा गया कि 2642 करोड़ रुपए चुराए गए। सिंगापुर की एक्सचेंज देखिए KuCoin पर हैकरों ने सितंबर 2020 में साइबर अटैक किया। उस समय कहा गया कि 2434 करोड़ रुपए की चोरी की। जुलाई 2024 में भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX पर साइबर अटैक हुआ। 2035 करोड़ रुपए की चोरी का मामला था। सेटेक्स प्रोटोकॉल पर भी मई 2025 में साइबर अटैक हुआ और ये भी सर 2252 करोड़ रुपए का। सर क्या हो रहा है? नहीं देखिए, क्रिप्टो करेंसी को लेके जिस तरह का पूरा एक माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा था, और आज हम खबर भी इसी वजह से इसका एक एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ मनी सेंट्रल में, वो ये है कि क्रिप्टो को लाने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी में सरकार है। RBI उसके लिए पेपर वगैरह तैयार कर रहा है। लेकिन क्या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, क्या क्रिप्टो करेंसी में जो फिर से री इमरजेंस जिसको मैं कहूँगा, वो देश की एक बड़ी आबादी को क्या किसी बड़े रिस्क में डाल सकता है? क्या ये एक बड़ा सवाल इसके साथ साथ पैदा हो रहा है जी। और इसकी कुछ वजह, जैसे आपने अभी ये कुछ घटनाएं मैंने बता दी सर आपको। हाँ बिल्कुल, ये वास्तविकता है। 2022-23 की संभवतः, अगर मैं सही हूँ, उस पूरे ड्यूरेशन में दुनिया भर की अगर हम बात करें तो लगभग $4 बिलियन के क्रिप्टो करेंसी के इस तरह के स्कैम, फ्रॉड और हैकिंग की घटनाएं आई थी। उसके एक साल बाद ये पैमाना थोड़ा घटा और $1.8 बिलियन के आसपास के दुनिया भर में चोट लगी। लेकिन अभी भी ये सिलसिला जारी है। कहीं 2000 करोड़ रुपए, कहीं मान लीजिए ये वाला जो मामला है ये भी लंबा चौड़ा, $44 मिलियन का जो मामला है, इसके पहले 2000 करोड़ रुपए की WazirX में हुआ। तो क्रिप्टो और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 2-3 चीज़ों को बहुत साफ तौर पे समझना यहाँ जरूरी हो जाता है। क्या क्रिप्टो करेंसी को लेके देश में एक भी रेगुलेशन है? इसका जवाब है ना। कोई रेगुलेशन इस वक्त देश में इस क्रिप्टो करेंसी को लेके नहीं है, इसकी ट्रेडिंग को लेके।
सरकार की तरफ से क्या पॉलिसी है? सरकार की तरफ से ये पॉलिसी है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में 100 रुपये कमाते हो तो 30 रुपीज़ सरकार को टैक्स चाहिए। किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर आप करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, यानी खरीदते हैं या बेचते हैं, वहाँ पे 1% का आपको TDS देना है, यानी अपफ्रंट आपसे पैसा 1% आपको सरकार को देना पड़ेगा। किस तरह से क्रिप्टो एक्सचेंज काम कर रहे हैं, क्या उनको लेके ट्रांसपेरेंसी है? इसका जवाब है नहीं। क्रिप्टो करेंसी के जितने एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर चूंकि किसी तरह का कोई रेगुलेटरी, भारत में जैसे स्टॉक मार्केट के 2 एक्सचेंज हैं, NSE और BSE 2 बड़े एक्सचेंज हैं, हाईली रेगुलेटेड हैं, हाईली मॉनिटर्ड हैं सेबी द्वारा और अलग अलग एजेंसियों के द्वारा। 1 रुपए का भी हेरा फेरी होना पूरे देश में इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट को गड़बड़ा देता है। अब आप समझिए, देश में डीमेट खाते कितने हैं? 20 करोड़ के आसपास। लगभग 20 करोड़। 1 करोड़ 6 लाख के आसपास अभी जब मैं देख रहा था अकेले CoinDCX पे रजिस्टर्ड यूजर हैं। माय गॉड। ऐसे ही अगर आप दूसरे एक्सचेंजेस को मिला लीजिए तो ये तादाद अच्छी खासी है जो भारत में क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं। इन और जो फिर बात आ जाती है कि जो री इमरजेंस है या इमरजेंस है, जो क्रिप्टो करेंसी का एक बार फिर से माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को देश में मौका मिलना चाहिए, इसको लाया जाए। खास तौर पर अमेरिका में जो जीनियस जो बिल पास किया अमेरिका ने, पर्टिकुलरली फॉर स्टेबल कॉइन्स को लेके, कि जो डॉलर के साथ अटैच्ड है अंडरलाइंग असेट के तौर पे, जिसमें डॉलर को कहा जा रहा है कि है। उसके बाद से पूरी दुनिया में एक बार फिर बहस तेज हो गई कि क्या क्रिप्टो करेंसी को लाया जा सकता है, क्या कुछ रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं। सरकार भी मगजमारी कर रही है, लेकिन क्या 2, 4, 5 करोड़ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट इन बिटवीन किसी तरह से सेफगार्ड किए जा सकते हैं? अभी जो CoinDCX का मामला है उसमें भले कंपनी ये कह रही कि जो पैसा गया 44 बिलियन उसको हम रिपे करेंगे, $1 मिलियन का, उसका बर्डन हमारे सिर पे है। सोचिए ना, मतलब बर्डन आपके ऊपर है, आप चुका भी रहे हैं, तो सोचिए आपने कितना कमाया होगा, तभी तो आप दे रहे हैं। नहीं कमाया नहीं कमाया गॉड नोस, वो ना मुझे पता ना। आम जनता तो सर यही सोचेगी ना सर, कि जब कह रहे हैं कि भाई हाँ। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है सर कि लगातार ये जो रुझान जो है बिटकॉइन के प्रति या क्रिप्टो करेंसी के प्रति क्यों लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है सर? जैसा आपने कहा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि 20 करोड़ डीमैट खाते हैं और 1 करोड़ के आसपास इनका खाता है। लोग क्या रातों रात एकदम अरबपति खरबपति क्या बन जाना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल, देखिए अब उसमें बात ये आ जाती है कि दुनिया भर जब अमेरिका का राष्ट्रपति ही इस चीज़ को एंडोर्स कर रहा है कि साहब क्रिप्टो करेंसी का दौर आना चाहिए और उसमें डॉलर को अंडरलाइंग असेट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए ताकि डॉलर की भी हेजीमनी बनी रहे। SEC ने उसके लिए एक प्रोडक्ट को मंजूरी दे दी, जो सिक्योरिटीज़ का जो रेगुलेटर है अमेरिका में। तो उसने पूरी दुनिया में फिर से बहस शुरू की कि यार अब क्या किया जाए, क्या इसमें यहाँ रेगुलेशन लाए जाए। भारत सरकार भी गहमा गहमी में लगी। अभी हाल में पार्लियामेंट्री पैनल के सामने संजय मल्होत्रा की पेशी थी RBI गवर्नर की, वहाँ पे भी इस चीज़ का जिक्र हुआ कि भैया क्रिप्टो करेंसी पे क्या करेंगे। तो गवर्नर साहब ने कहा कि अभी कुछ प्लान तो नहीं है, लेकिन हम उसमें जैसा सरकार कह रही है एक कंसल्टेंसी पेपर या उस तरह का उस फ्रेमवर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन और उसमें एक और चीज़ भी, अब जो खतरों की जिनकी हम बात करते हैं बार बार, देखिए 1 करोड़ मान लीजिए यही यूजर हैं और बहुत बड़ी तादाद है देश में, जो गांव देहात तक सब्जी भाजी रेहड़ी तक के लोगों तक इसकी पहुंच हो गई है अलग अलग मीडियम से। मतलब उन लोगों को समझ में कुछ नहीं आ रहा है। किसी को जब ये नहीं पता कि इसके पीछे अंडरलाइंग असेट क्या है, क्या काम करती है, क्या माइनिंग होता है, कैसे ये पैसा बढ़ रहा है, किसी को नॉलेज नहीं होगी सर। बिल्कुल। और उससे ज़्यादा देखिए 2-4 बहुत बड़े खतरे। एक खतरा है हैकर्स का, न केवल एक्सचेंजों तक बल्कि आपके वॉलेट तक खतरा है। वो कितने सिक्योर हैं ये एक्सचेंज और कितना सिक्योर है आपका पैसा, ये बड़ा सवाल है। अमीरों को लेके अभी एक खबर आई थी कि जो देश के अमीर लोग हैं वो अपने तो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं सर। बिल्कुल, वो 2-3% डाल रहे हैं। वो अपना पोर्टफोलियो ऐसे मैनेज किए हुए हैं कि उसमें मात्र 1 या 2% जो है हिस्सा वो बिटकॉइंस में, बाकी उनका बॉन्ड्स में है, सिल्वर में है, गोल्ड में है, इक्विटी में है। तो वो तो प्योर बेट ले रहे हैं इसका कि अगर चल गया तो पैसा, नहीं गया तो 1-2% चला गया कोई नहीं। लेकिन गरीब जो लगा रहा है उसके सामने बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, क्या ये एक्सचेंज प्रॉपर डिस्क्लोजर कर रहे हैं? नॉट एट ऑल। एक्सचेंज नहीं, अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात, किसी एक का नाम नहीं लूंगा, सभी की बात करेंगे। वजीर एक्स को लेके देखिए 2000 करोड़ का वहां पे एक मिनट में झटका लगा वहां।
कितने सिक्योर इनके सिस्टम है। वो कह रहे हैं कि एक हमारा इंटरनल जो वॉलेट था, जो लिक्विडिटी के पर्पज से था, ऑपरेशनल उसके लिए था, वो लिंक था, और बाकी कस्टमर्स के वॉलेट बिल्कुल कोल्ड वॉलेट हैं, उनको किसी तरह का वो उनका किसी तरह का उनके साथ सरोकार नहीं है, बिल्कुल अलग थे, पैसा सुरक्षित है। लेकिन एक एक्सचेंज के साथ इस तरह की चीज है, दूसरे एक्सचेंज में हो सकता है कि जो कस्टमर्स के वॉलेट है वही कंप्रोमाइज हो जाए। एग्जैक्टली। तो उसकी गारंटी कौन लेगा? किसी बड़े लॉस की तरफ क्या देश बढ़ रहा है क्रिप्टो करेंसी के जरिए? मेरा सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है विशाल जी। अब प्रवीण सर, कुछ एक डेटा है वो मैं बता दूं कि दुनिया की सबसे महंगी जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। देखिए बिटकॉइन, इसकी कीमत जो है क्या दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,06,84,505 ये है कीमत सर। और मार्केट कैपिटलाइजेशन करूँ तो 205 लाख करोड़ के आसपास है। एथेरियम का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 40 लाख करोड़ के आसपास है। इसकी कीमत देखिए तो 2,98,168 है। मैं इकाई दहाई सैकड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि समझ जाइए कि किस तरह से इसमें कितनी तेजी से पैसा बढ़ा है। जबकि जब से इसकी शुरुआत हुई थी सर, उस समय ये 0 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये आसपास था, या $1। बिटकॉइन को 2009 में उतारा गया। 2009 में दरअसल क्रिप्टो करेंसी की एक तरह से शुरुआत हुई, तब अकेला बिटकॉइन था, और आज सैकड़ों की तादाद में इस तरह के कॉइन्स हैं। अगर ओवरऑल अगर आप इस मार्केट को देखेंगे तो ये $4 ट्रिलियन से ज़्यादा का बड़ा इनका मार्केट वैल्यू एक तरह से कह लीजिए कि है। अब सर प्रवीण सर, एक और सवाल। ऐसे समय में सर जब रिटेल इन्वेस्टर्स की बात हो रही है तो एक प्रमुख जो हैं दिग्गज रॉबर्ट कियोसाकी साहब का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है। आप बहुत अच्छे किताब के वो लेखक भी हैं। वो उनके द्वारा कहना कि सब कुछ छोड़ो, सोना चांदी बिटकॉइन में पैसा डालो, तो वो क्या इन्वेस्टर्स को कैसे रोका जाए सर? नहीं, देखिए बिटकॉइन हो या किसी भी तरह का कॉइन हो या किसी भी तरह का असेट क्लास हो, चाहे रियल्टी हो, चाहे आप चाहे मान लीजिए जो आर्ट पेंटिंग्स होती हैं वो भी एक तरह के एसेट क्लास हो जाती हैं। उनमें लोग खरीद फरोख्त कर लेते हैं क्योंकि बहुत महंगी बिकती है, पुरानी अगर आप देखें, ठीक है। लेकिन उसमें एक अंडरलाइंग असेट है। पेंटिंग है तो पेंटिंग एक असेट है, उसकी वैल्यू है। यहाँ जो चीज डिजिटल फॉर्म में है, जिसके पीछे कोई असेट ही नहीं है, उसको आप असर्टन कैसे करेंगे कि इसका प्राइस ये होना चाहिए? शेयर अगर होते हैं तो उनके पीछे कंपनी है जिसका कारोबार है, कारोबार की आपको कीमत पता है, और अलग अलग तरीकों से, चाहे ईपीएस हो, चाहे पीई हो, फंडामेंटल्स होते हैं, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, बैलेंस शीट कैसी है, ये वो तमाम तरीके होते हैं जिनसे उसके शेयरों की कीमत तय होती है मोटे तौर पर। यहाँ क्या चीज है? या ना यहाँ कोई कंपनी है, ना यहाँ कोई कारोबार है। माइनिंग हो रही है, किस तरह से हो रही, क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। डॉलर के साथ एसोसिएट करके इसको लाने या गोल्ड के साथ एसोसिएट करके लाने की कोशिशें की गई। लेकिन अगर कियोसाकी साहब कह रहे हो सकता है अमेरिका रेगुलेशन बना ले, अमेरिका में इन्वेस्टर्स के लिए बेटर हो। नहीं, कई ऐसे, सर माफ कीजिएगा रोक रहा हूँ, कई ऐसे देश हैं जो इसके जरिए बहुत सारे अपने काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसी के जरिए हम अपना ट्रेड करेंगे, या इसी को अपना जो करेंसी है वो बना लिया है। कई लोग बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं, वो अल सल्वाडोर ने 2021 में एग्जैक्टली सर। तो लेकिन हम उसका परतक नहीं कर सकते ना, हमारी देश है, हमारी संप्रभुता है, हमारा अलग डेमोग्राफिक चीज है। नहीं, कोई देश अगर करता है, बहुत सारे देशों ने तो करेंसी भी बेभाव छापी। एग्जैक्टली, चाहे आप वेनेजुएला देख लीजिए या दूसरे कंट्रीज को देख लीजिए, लेकिन आज फिर उनकी इकोनॉमीज का हाल भी देख लीजिए। गड्डी भर के लोग लेके जाते हैं, तब एक ब्रेड भी नहीं आती वहाँ पे। तो कौन सा देश इकोनॉमी के संदर्भ में किस तरह की नीतियाँ अपना रहा है, ये बहुत वेरी करता है। सनकी तानाशाह या अलग किस्म के लोग रहते हैं जो उनकी पॉलिसीज़ और वो पूरे देश को लेके भी डूब जाते हैं, तो वो अलग है। भारत उस रास्ते पे चल सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, यहाँ पे एक एक पैसे की, और हमने बड़े बड़े स्कैम होते हुए देश देखे हैं, चाहे चिट फंड स्कैम हो, चाहे दूसरे स्कैम, सहारा वाला देखिए सर, तमाम तरह के स्कैम, किसी एक का नाम क्या लेना, लेकिन 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ गरीब आबादी उसमें मरती हुई दिखाई दी है। तो बहुत सतर्क रहकर, मेरा कहना यही था कि बहुत सतर्क रहकर क्रिप्टो करेंसी पे पहले सरकार को सोचना ये होगा कि 1 करोड़ किसी एक के 5, 7, 8 या 10 करोड़ अगर इन्वेस्टर है या ट्रेडर है तो उसके इंटरेस्ट को कैसे सुरक्षित रखा जाए। एक बड़ी क्राइसिस के टूटने से पहले हमको उसके लिए उपाय करने होंगे, नहीं बाद में फिर बहुत एक बुरी हालात पैदा हो सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। JSW ग्रुप EW यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में हलचल मचाने के लिए तैयार है।
जेएसडब्ल्यू ग्रुप अगले 5 साल में $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ जेएसडब्ल्यू मोटर्स के तहत पैसेंजर कार मार्केट में एंट्री करने की योजना बना रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इसकी लॉन्चिंग जो है फाइनेंशियल ईयर 26 की दूसरी छमाही में शुरू होगी। ये चीन की शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉरपोरेशन जेएसडब्ल्यू एमजी यानी एमजी हेक्टर जिसके नाम से आप जानते हैं, उसके साथ जो ग्रुप का जो जॉइंट वेंचर था उससे अलग होगी। प्रवीण सर, जेएसडब्ल्यू मोटर्स इन कारों को डिजाइन और डेवलप करने के लिए इटली, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और चीन की 3-4 कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है, जिन्हें जेएसडब्ल्यू ब्रांड के तहत जो है बेचा जाएगा। पूरी प्लानिंग हो गई है सर मार्केट डिस्टर्ब करने के लिए। क्या है ये पूरा खबर सर? जेएसडब्ल्यू तो सर मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ स्टील पावर तमाम तरह के बिजनेस में ग्रुप है, लेकिन बहुत बेहतरीन कहानी है, बहुत दिलचस्प कहानी है इस सिलसिले में कि अगर आप भारत के इस वक्त के दौर में अगर आप देखेंगे तो देश में जो एक सेक्टर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल में है वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और हम फिर कारों के अगर हम बात करें, कार कंपनियों की अगर हम बात करें तो एक जंग छिड़ती हुई दिखाई देती है हमको। जंग छिड़ी हुई है, आपने और हमने कई बार कौन इस मार्केट को हथिया ले, कौन इस मार्केट को हथिया ले, प्लस जो नियम है, रेगुलेशंस हैं, उसको लेके अब ऑटो कंपनियां, एक तो बिक्री पहले से सबड्यूड बनी हुई थी, बुरी तरह से पिटी हुई है क्योंकि कंज्यूमर डिमांड नहीं है अलग अलग कारणों से। उसमें सबसे ज़्यादा परेशान है देश की सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कारें बनाने वाली, छोटी कारें बनाने वाली मारुति। वो तो एमिशंस को लेकर रो रही है। बिल्कुल। अब जो नए एमिशंस के नॉर्म आने वाले हैं, जो कैफे 3 के जो नॉर्म्स हैं, उसको लेके मारुति वर्सेस टाटा, महिंद्रा का मामला हो गया है। तो एक लड़ाई तो उस मोर्चे पे है जहाँ पे हालात हमको थोड़े खराब दिखाई देते हैं। दूसरी स्थिति बनी हुई है देश के ईवी मार्केट में। ईवी वर्सेस पेट्रोल और डीजल और सीएनजी वाले। ईवी मार्केट में आपको टेस्ला आती हुई दिखाई दे रही है, आपको विनफास्ट जैसी कंपनी भारत में शोरूम खोलती हुई दिखाई दे रही है, BYD, और BYD का भारत में एंट्री है, और उसके साथ अब जेएसडब्ल्यू का जो एंट्री है ये एक बिल्कुल बदलती हुई तस्वीर को दिखाती है। देखिए, जेएसडब्ल्यू मोटर जो बनी उसके साथ उन्होंने करार किया SAIC के, जो चाइना की कंपनी है, जो कि पेरेंट कंपनी है आपकी MG मोटर इंडिया की, उसके साथ, और उस जॉइंट वेंचर के जरिए MG मोटर की कारें भारत में बिकना शुरू की गई, स्टेक सेल हुआ जी। और इस चीज़ को ज़्यादा वक्त हुआ नहीं, अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इस जॉइंट वेंचर को बने, मुझे लगता है 1.5-2 साल भी मुश्किल से हुए होंगे। इस शॉर्ट पीरियड में ही जेएसडब्ल्यू मोटर ने अब खुद को एक अलग कंपनी के तौर पर ईवी खुद से लॉन्च करने का एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया जी, और उसमें वो $2 बिलियन यानी 18,000-19,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं और लंबी चौड़ी कतार में ईवी भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये जो ईवी सेक्टर में जो एक बूम दिखाई दे रहा है और वहाँ पे जिस तरह से कंपटीशन अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये भी बताता है कि अब तक भारतीय कंपनियां कौन कौन सी थी? टाटा थी, महिंद्रा थी जी। अब एक तीसरी भारतीय कंपनी ऐसी है जो ग्लोबल कंपनियों को चैलेंज देने के लिए तैयार है। सर, मारुति का भी प्लान था कि हम भी, मारुति का प्लान था, लेकिन मारुति दूसरे किस्सों में उलझी हुई है इस वक्त। एग्जैक्टली। मारुति की दुविधा इस बात को लेके है कि मारुति लॉन्ग टर्म में ये समझ रही है कि ये बाजार हाइब्रिड कारों का बाजार होगा, जहां पे कि प्योर ईवी का कोई मतलब नहीं होगा। गाड़ियां ऐसी जो पेट्रोल या डुअल फ्यूल पे जो रन करेंगी, ईवी जो बिजली भी चलेगी जिसमें, या जो विटारा और जो हाइब्रिड कार हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला मामला है जी। तो मारुति उस डायलेमा में उसने विटारा लाने की कोशिश की और अभी प्लान एक तरह से मैं कहूँ तो गाड़ी सड़क पे आती हुई दिखाई नहीं दे रही। प्रवीण सर, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि ईवीज की जब भी बात होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो कहा जाता है कि इसकी प्राइसिंग को लेकर जो है मिडिल क्लास में थोड़ी सी उहापोह की स्थिति रहती है। क्या कॉमन अगर कार आप खरीद लेंगे तो 10-12 लाख के आसपास आ जाती है, ईवीज लेने जाइएगा तो 15 से 17 या 20-22 के आसपास आएगी। लेकिन इसी बीच जेएसडब्ल्यू सीमेंट और जेएसडब्ल्यू पेंट के जो MD हैं सर पार्थ जिंदल, उनका एक स्टेटमेंट है, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ा रोचक है सर, कि वो कह रहे हैं कि हम जल्द ही 10 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेंगे। तो सर, इस एंगल से भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि
मतलब तो मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर हो जाएगा सर। अगर 10 लाख के अंदर ईवी कार अगर जेएसडब्ल्यू बनाकर दे देगी, हालांकि शुरुआती दौर में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये भी तो मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। और देखिए उसमें एक और जो आप भी बात बता रहे थे, इटली से डिज़ाइन आप वहाँ की कंपनियों के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, साउथ कोरिया के साथ वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, चाइना के साथ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की और हाईटेक की बात चल रही है, उसके अलावा आपके जर्मनी से प्रिसीजन इंजीनियरिंग की बात चल रही है। तो दुनिया के तमाम मुल्कों से एक्सपर्ट कंपनियों को लेकर आके और उसके बाद एक ईवी प्रोडक्ट तैयार करना, और उसमें जब ईवी की इतनी बड़ी लॉन्चिंग की तैयारी जेएसडब्ल्यू ने की, जेएसडब्ल्यू मोटर ने की, वहाँ उन्होंने नए सीईओ भी अपने अपॉइंट किए हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है जिसको लेके सबसे ज़्यादा सवाल है कि आखिर बिजली वाली गाड़ी की कीमत क्या होगी जबकि वो बिके, जी, बिकने वाली कीमत भारत के अफोर्डेबल मार्केट में क्या होगी। एग्जैक्टली। तो उसमें एक और कहानी भी, एमजी की विंडसर की जो सक्सेस स्टोरी है, दरअसल उसने भी एक बड़ा रोल प्ले किया होगा, जैसा मुझको लगता है, जो पूरा का पूरा ईवी की नई कार लेके आने का जो जेएसडब्ल्यू का जो प्लान है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप का, उसके पीछे। चलिए सर, तो प्रवीण सर, आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।